ओके फाइन। सो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि न्यूटन की थियरी के अकॉर्डिंग जो है टाइम इनवेरिएंट है। मतलब न्यूटन के और गैलीलियो के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसके मुताबिक टाइम इनवेरिएंट है, स्पेस इनवेरिएंट है, मास इनवेरिएंट है, बल्कि कोऑर्डिनेट्स जो y है z है वो भी इनवेरिएंट है। सिर्फ x कोऑर्डिनेट नॉन इनवेरिएंट था क्योंकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी। आई होप कि ये बात सभी को याद आ रही है। शादाब जी अब याद कर पा रहे हैं नहीं? अब लिसन, न्यूटन का सेकंड लॉ, क्या वो खुद वो लॉ इनवेरिएंट है कि नहीं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ F इक्वल्स टू एम ए। तो ये जो लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ का जो कंक्लूजन F इक्वल्स टू एम ए है, क्या ये इनवेरिएंट है? सो लिसन, ये हम लोग ने लिखा है S फ्रेम के लिए, लेकिन जब हम लोग जाएंगे S प्राइम फ्रेम में तो शायद ये F डैश हो जाएगा, शायद ये M डैश हो जाएगा, शायद ये A डैश हो जाएगा। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर मतलब पिछले एपिसोड में देखा था कि मास तो इनवेरिएंट है, सो M डैश और M सेम है। अरे हाँ के ना, M डैश और M तो सेम है। नाउ लिसन, एक्सीलरेशन, लास्ट टाइम हमने कुछ बोला था एक्सीलरेशन के बारे में कि वेरिएंट इनवेरिएंट कुछ बोला था, इनवेरिएंट नॉन इनवेरिएंट बोला था हम लोगों ने, नहीं बोला था? सो लिसन, सुनिए, एक्सीलरेशन भी न्यूटन के अकॉर्डिंग इनवेरिएंट है। एक्सीलरेशन इनवेरिएंट है ये अभी मैंने बोला नहीं, अभी तक साबित भी नहीं किया है, लेकिन आगे आगे मैं साबित करूंगा। आई होप कि सभी लोग सुन के मेरी बातों को समझ रहे हैं कि एक्सीलरेशन इनवेरिएंट है। ये मैंने अभी भले बोला नहीं है, लेकिन मैं आगे आगे साबित करूंगा कि एक्सीलरेशन भी इनवेरिएंट है। वेलोसिटी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, वेलोसिटी में थोड़ा चेंज आने वाला है, बट एक्सीलरेशन में चेंज नहीं आएगा, एक्सीलरेशन सेम ही रहने वाला है। सो एक्सीलरेशन भी इनवेरिएंट है। तो जब मास इनवेरिएंट हो गया, एक्सीलरेशन इनवेरिएंट हो गया, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू एम ए आ जाएगा। एम डैश की जगह पे एम और ए डैश की जगह पे ए। सो यानी कि ये हो गया एफ जैसा, तो एफ डैश और एफ सेम आए, तो बेसिकली एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पे लॉ का जो रूप है, लॉ की जो शक्ल है वो बदली नहीं है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट है। आई होप कि ये बेसिक सी बात आप सभी के समझ में आ चुकी है ना? न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट है। आई होप आप समझ पाए हैं। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम? लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्या रहता है लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम? भूल गए? बेसिक्स भूल गए 12वीं के? 11वीं 12वीं में पढ़ा था ना कि अगर सिस्टम पे कहीं बाहर से फोर्स ना लगे, सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर होते हैं। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि इनिशियल मोमेंटम इज सेम एज द फाइनल मोमेंटम। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सो नाउ लिसन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसा लिखा जाता है m1u1 प्लस m2u2 इज m1v1 एक्सक्यूज मी प्लस m2v2। और बोलेंगे सर ये कैसे लिखा गया? लिसन, दो बॉल हैं, दो स्फीयर्स हैं, m1 और m2। ये स्पीड u1 से चल रहा था, ये स्पीड u2 से चल रहा था, दोनों आपस में टकराए। टकराने के बाद इसने उसे आगे पुश किया, उसने इसे पीछे पुश किया। इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये बॉल थोड़ा धीरे हो गया, इसकी स्पीड बदल के u1 से बदल के v1 हो गई। ये इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है बॉल 1 की, और ये थोड़ा फास्ट हो गया, तो इसकी स्पीड बढ़ के u2 से v2 हो गई है। तो सिस्टम का स्टार्टिंग का मोमेंटम कितना था? m1u1 प्लस m2u2, ये स्टार्टिंग का मोमेंटम है। सिस्टम का बाद का मोमेंटम क्या था? m1v1 प्लस m2v2। अरे हाँ के ना कल के बदलो? सुनो, मैं इनवेरियंस प्रूव कर ही रहा हूं
तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इसे कंटिन्यूसली ले लिया। सुनो 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 सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं उससे पहले ध्यान से सुनो, वरना आप लोग सब कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, मुझे यह साबित करना था कि y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, टाइम कोऑर्डिनेट तीनों इनवेरिएंट है। मुझे यह साबित करना था कि मास इनवेरिएंट है। मुझे यह साबित करना था कि स्पेस इनवेरिएंट है। वो सब कर दिया मैंने। मुझे साबित करना था कि टाइम इंटरवल इनवेरिएंट है। मुझे साबित करना था कि न्यूटन का सेकंड लॉ इनवेरिएंट है। मुझे साबित करना है कि ये लॉ इनवेरिएंट है। इसलिए मैं सब करे जा रहा हूं। हालांकि मैंने आपको वेलोसिटी वाली इक्वेशंस का अभी तक बताया नहीं कि वेलोसिटी इनवेरिएंट है कि नहीं। एक्सीलरेशन का भी आपको अभी तक नहीं बताया कि वो इनवेरिएंट है कि नहीं, लेकिन अभी बस खाली बोल दिया मुंह से कि एक्सीलरेशन भी इनवेरिएंट है, आप मान लीजिए। और फिर न्यूटन का सेकंड लॉ भी मैंने साबित कर दिया कि वो इनवेरिएंट है। ये वाला लॉ इनवेरिएंट साबित करने में जा रहा हूं, हालांकि वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं है। अभी से सुन लो, मैं आगे बताऊंगा, सब्र करो, मैं बताऊंगा कि एक्सीलरेशन इनवेरिएंट है लेकिन वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं है। आगे भी हम लोग देखेंगे। लेकिन वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं होने के बावजूद भी ये लॉ इनवेरिएंट है। सो लेट्स सी दैट। सो लिसन वेरी केयरफुली। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हम आगे सीखने वाले हैं, अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन मैं पहले से बता दे रहा हूं कि जो U1 है, U1 उसकी वैल्यू आने वाली है दूसरे फ्रेम में उसकी वैल्यू आने वाली है U1 माइनस वी। U1 माइनस वी, एस फ्रेम के अंदर बॉल की स्पीड, एस फ्रेम की खुद की स्पीड। अरे ये जो बंदा है, लिसन, समझो इस बात को, ये जो बंदा है एक बॉल को मूव होते हुए देख रहा है, ये उस बॉल की कुछ स्पीड बोल रहा है, लेकिन जो बंदा बाहर है, बस के बाहर खड़ा है, ये बस के अंदर बैठा है। बस के अंदर बैठा हुए वाले को हम लोगों ने प्राइम बोला था। अरे अगर याद नहीं तो पिछले 2 वीडियोस देख लो। जो बंदा बस के अंदर बैठा है उसे जो भी दिखता है उसे हमने प्राइम कहा था ना। तो बस के अंदर एक बॉल चल रहा है, उस बॉल की स्पीड उसे दिखाई दे रही है U1 डैश, लेकिन वही स्पीड बाहर खड़े आदमी को अलग दिखाई देगी। अरे हाँ के ना कल के बदलो। तो बाहर खड़े हुए आदमी की सबसे वो स्पीड, बॉल की स्पीड U1 है और बस की स्पीड है V। फ्रेम की स्पीड V है, बॉल की स्पीड U1 है। समझे बेटा कि नहीं समझे? हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग? तो ये U1 डैश की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, वैसे U2 डैश की जगह पे U2 माइनस V लिखेंगे। ठीक है? सो देयरफॉर व्हाट, बस ऐसे रहने देंगे। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। सिमिलरली ध्यान दीजिए, सिमिलरली, अरे वो कौवा है बेचारा, कुछ करेगा थोड़ी ना। कौवे से इतना डरोगे तो कैसे चलेगा? कौवा बहुत ही जबरदस्त जानवर है, बहुत ही जबरदस्त, एनवायरमेंट को काफी क्लीन रखता है। इट्स स्कैवेंजर है कौवा। स्कैवेंजर मतलब बची कुछ चीजें खाता है, सड़ी गली चीजें खाता है। ठीक है, सो कौवे की तरह बनिए। आप लोगों ने लगता है आदर्श छात्र के 5 लक्षण सुने नहीं। एक आदर्श जो विद्यार्थी रहता है उसके 5 लक्षण होते हैं। क्या क्या 5 लक्षण होते हैं? काग चेष्टा, वक्क ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, पंचायत छात्र लक्षणम। तो बेसिकली संस्कृत में ऐसा एक आदर्श छात्र के 5 लक्षण बताए गए। तो सुमैया जी आप ध्यान दे रही हैं बेटा? तो आप में से कौन से 5 लक्षण हैं? जैनब जी आप खुद सोच के बताइए कि आपके अंदर कौन कौन से लक्षण हैं। काग चेष्टा का मतलब होता है कौवे की तरह चतुराई। कौवा बहुत ही चतुर माना जाता है, क्योंकि याद है एक बार कौवे को प्यास लगी थी तो वो उड़ते उड़ते गया, तो वहां पे उसे एक बड़ा सा पॉट, एक मटका दिखाई दिया, लेकिन मटके में पानी का लेवल बहुत नीचे था, तो वो चोंच में पत्थर भर भर के लाया और उस घड़े को, उस मटके को भर दिया, पानी का लेवल ऊपर आ गया, फिर उसने पानी पी लिया। तो कौवे ऐसा चालाक बनिए। सो स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क। तो कौवे की तरह चतुराई, काग चेष्टा, वक्क ध्यानम, बगुले की तरह पेशेंस और एकदम तेज कॉन्सेंट्रेशन। बगुला जो होता है, बगुला वो मछली पे कॉन्सेंट्रेट करता है और मछली आते ही उसे उड़ा के ले आता है। जैसे मछली थोड़ा सा ऊपर आती है ना पानी में, तो काग चेष्टा, वक्क ध्यानम, श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोइए। कुत्ते की तरह सोइए का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा मत सोइए, बहुत कम सोइए, चौकन्ना सोइए। चौकन्ना, कुत्ते की नींद बहुत चौकन्नी होती है, हल्की सी पैर की आहट से भी कुत्ता उठ जाता है। तो श्वान निद्रा होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जब आपने अलार्म लगा दिया तो चुपचाप बजने पर उठ जाइए, ना कि स्नूज करते रहिए उसको। ठीक है, तो श्वान निद्रा। फिर अल्पाहारी, कम खाइए। कम खाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, बिकॉज खाने से जो है आपका दिमाग भारी होने लगता है, आप सोने लगते हैं, आपको नींद आने लगती है।
और ग्रह त्यागी बनिए। आप लोग जो है ना बार बार के सर मैं घर चली जाऊं, मैं घर जाऊं, मैं घर चले जाऊं, आप लोग बोलते रहते हैं ना कि सर मैं घर जाऊं क्या? नहीं, कॉलेज में रहिए दिन रात, कॉलेज में रहिए, ग्रह त्याग कर दीजिए, ग्रह त्यागी, घर का त्याग कर दीजिए, घर को धर्मशाला समझिए, घर में सिर्फ जाके सोने का बस और सुबह उठ के फिर आ जाने का, सिर्फ सोने के लिए घर में जाइए, इस कॉलेज को अपना घर मानिए। पुराने जमाने के क्या बच्चे हुआ करते थे यार, मतलब चले जाते थे गुरु के साथ जंगलों में और वहां पर जाके शास्त्र और शस्त्र दोनों सीखते थे। सो बेसिकली वहीं पे पढ़ाई किया करते थे और जब पूरा एकदम अच्छे से एकदम वॉरियर बन जाते थे और उनको ज्ञान भी आ जाता था तब जाके वो घर लौटते थे। अब आप लोग कैसे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा 3 बजा नहीं 4 बजा नहीं, सर मैं निकल जाऊं, मैं चली जाऊं, मैं चला जाऊं, है ना? ऐसा नहीं, ग्रह का त्याग कीजिए। ग्रह का त्याग करने का मतलब है सांसारिक मोमाया का त्याग। जो दुनिया भर की चीजें जो आप लोग इंस्टा रील बनाते हैं, स्नैपचैट स्टोरीज बनाते हैं, जरा कम कर दीजिए, ठीक है? चलिए, एनीवे, सो लिसन वेरी केयरफुली। सब लोग का ध्यान है बेटा? अरे सब लोग देख रहे हैं, खोपड़िया में तो हर बात घुस रही कि नहीं? तो ये हो गया आप लोगों का, क्या हो गया भाई? ये जो हो गया है, ये चीज ये हो गया इन दोनों के लिए। अरे उन दोनों के लिए भी लिखना है ना भाई, फाइनल स्पीड के लिए। अरे ये तो इनिशियल स्पीड है यार, फाइनल स्पीड के लिए भी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो फाइनल स्पीड के लिए लिखेंगे। अच्छा लिसन, ये तो फ्रेम की स्पीड है ना। अरे बॉल की स्पीड ये है स्टार्टिंग की, इस बॉल की स्पीड ये, इस बॉल की स्पीड ये, इस बॉल की स्पीड ये, इस बॉल की स्पीड ये। तो ये वाला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इसको है ना कैपिटल वी कर दो। ये फ्रेम की स्पीड है, बस की स्पीड है। अरे बस की स्पीड है, थोड़ा सा अलग बनाओ। तो अब ये जो v है v1 वो हो जाएगा v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस v, और v2 डैश हो जाएगा v2 माइनस v। अरे ये फॉर्मूला आया ही कहां से? चारों एक ही फॉर्मूला है, चारों एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आया कहां से ये आगे बताऊंगा, मैंने कह दिया ना कि थोड़ा सब्र करो, बताऊंगा, डोंट वरी, बताऊं कैसे आया। अब इसे उठाओ और एस प्राइम फ्रेम में डाल दो। अरे हम लोग यही तो करते आ रहे हैं। अरे पहले एस फ्रेम का फॉर्मूला लिखते हैं, एस फ्रेम का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर एस प्राइम का फॉर्मूला इस जैसा लिखते हैं, और फिर इसमें डाल के देखते हैं कि वापस से एस जैसा फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही तो करते हैं अब तक। तो अभी एस प्राइम के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? देखो इसमें वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो यहां पे लिखेंगे m1 डैश u1 डैश m2 डैश u2 डैश इक्वल्स टू m1 डैश v1 डैश m2 डैश v2 डैश। उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे ये आता है कि नहीं। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका क्या हो सकता था आयशा जी? एक तरीका ये है, एस फ्रेम का फॉर्मूला लिखा, एस प्राइम का फॉर्मूला लिखा और एस प्राइम में वैल्यूज डाल दी, एस प्राइम में वैल्यूज डाल दी और एस ऑब्टेन किया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एस फॉर्मूला लिख दिया, u1 की वैल्यू, u1 की वैल्यू यानी कि u1 डैश प्लस v वो इसमें डाल दो, u2 की वैल्यू यानी कि u2 डैश प्लस v इसमें डाल दो। ऐसा करके पूरा सॉल्व करो, एंड में अगर वो ऐसा आ गया तो भी साबित हो गया। अरे या तो एस प्राइम को एस जैसा बनाओ या एस को एस प्राइम जैसा बनाओ। अरे खोपड़िया में तो हर बात घुस रही कि नहीं? समझ पाए सारे विद्यार्थी? सो लिसन, अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर m1 डैश u1 डैश क्या लिखूंगा मैं? u1 माइनस v, ओ सॉरी कैपिटल v, u1 माइनस कैपिटल v प्लस m2 डैश की जगह पे व्हाट? u2 माइनस v इक्वल टू m1 डैश। आज पता नहीं खांसी कुछ ज्यादा आ रही है मुझे, तो अपने दर्शकों से मैं माफी मांगना चाहूंगा। सो नाजरीन माफ कीजिएगा। अरे नाजरीन बोले तो ऑडियंस, खवातीन और हजरात, आप सब लोग मेरी बातें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? तो खवातीन मीन्स लेडीज एंड हजरात जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है? सो m1 डैश एंड v1 डैश क्या भाई? तो भैया v1 डैश किधर गया? इधर है, v1 माइनस v, और ये क्या आएगा? m2 डैश इंटू व्हाट? v2 माइनस v। इज दैट राइट? ना सिर्फ ये, मास भी इनवेरिएंट है, मास को भी चेंज करो भाई। m1 लिखो चुपचाप, अरे इसे खोलो, m1 u1 हो गया। अरे इसको m1 लिखो, इसको m2 लिखो, इसको m1 लिखो, इसको m2 लिखो। m1 u1 माइनस m1 v प्लस m2 u2 माइनस m2 v।
बराबर है m1v1 माइनस m1v और m2v2 माइनस m2v। इज दैट राइट? इज दिस थिंग विजिबल? प्लीज चेक। दिख रहा है ना सब? इसके नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ऊपर जाऊं, इसके नीचे दिखेगा? एक लाइन और लिख सकते हैं, राइट? हाँ हाँ, ये आप कह रही हैं कि m1 डैश मैंने m1 कैसे लिखा? अभी क्या साबित किया था कि m डैश m सेम होता है ना, इसलिए हटा दिया, प्राइम हटा दिया मैंने। अच्छा लिसन, इसको देखो, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ दोनों सेम साइन है, तो जब यहाँ से वहाँ जाएगा ऑपोजिट साइन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वैसे। सो देयरफॉर m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1u1 plus m2u2 is same as m1v1 plus m2v2 which is nothing but पुराना वाला s जैसा फॉर्मूला आ गया। अरे अरे, कैन यू गाइस सी दैट? अबे अकल के बदलो, एस प्राइम फ्रेम का फॉर्मूला, एस प्राइम फ्रेम का जो फॉर्मूला था आ गया ना एस फ्रेम जैसा। अरे इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, हाँ क्या ना? तो इवन दो वेलोसिटी वेरिएंट है, देखो वेलोसिटी वेरिएंट है, मतलब इट्स नॉट इनवेरिएंट, वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं है, उसके बावजूद भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट है। सेम आ गया ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एस फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में ऐसा है, जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डाला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डाला कैसा बन गया फॉर्मूला? सेम एज जैसा बन गया। हो गया ना साबित? यही तो साबित करना था। तो न्यूटन और गैलीलियो का मानना यही था कि भले आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई करें, फिजिक्स के लॉज बदलेंगे नहीं, उनका फॉर्म बदलेगा नहीं। भले से क्वांटिटीज, इंडिविजुअल क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी, एक्सेलरेशन नहीं होता है चेंज, वेलोसिटी हो जाती है, y डैश नहीं होता है चेंज, m डैश नहीं होता है चेंज, z डैश नहीं होता है चेंज, टाइम नहीं होता है चेंज, वेलोसिटी हो जाती है चेंज, लेकिन लॉस चेंज नहीं होंगे। तो F इक्वल्स टू ma भी चेंज नहीं हुआ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी चेंज नहीं हुआ। समझ पाए लोग मेरी बातों को? समझ पाए? चलिए, ये हो गया इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जिस चीज का आप लोग को बेसब्री से था इंतजार, अब वो घड़ी आ चुकी है। तो आप लोगों को इंतजार था कि सर आप वेलोसिटी को साबित कीजिए कि वो वेरिएंट है ना, और साबित कीजिए कि एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है। तो अभी हम लोग वो साबित करने वाले हैं, ठीक है? सभी लोग गौर से देखिएगा, सब लोग पूरी तरीके से होश में है बेटा, सब लोग पूरी तरीके से होश में है मिस्टर शादाब? तो चलो अभी बोर्ड इरेज कर दे जल्दी, सब लोग ध्यान दो। सो गैलीलियन, देखो यार दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई वीडियो में? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर व्हाट? वेलोसिटी देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी। सो लिसन, एस फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगी? एस फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? तो एक्स डायरेक्शन में ux, y डायरेक्शन में uy और z डायरेक्शन में uz, और ux क्या होगा? dx बाई dt, uy क्या होगा? dy बाई dt, uz क्या होगा? dz बाई dt। हाँ क्या ना? क्या कहती है मिस आयशा? आयशा शेख जी बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं। एस प्राइम फ्रेम के अंदर ux डैश क्या होगा, uy डैश क्या होगा और uz डैश क्या होगा? यहां पे ये होगा dx डैश बाई dt, dy डैश बाई dt। सॉरी, यहां पे भी डैश लगेगा, पहले तो लगेगा डैश, बाद में तो हम कह देंगे कि भैया टाइम तो इनवेरिएंट है ही। अरे टाइम तो इनवेरिएंट है, ऐसा न्यूटन ने कहा था, गैलीलियो ने कहा था। और फिर यहां पे आ जाएगा dz डैश बाई dt डैश, बट t डैश इज t, तो सब कुछ बदल जाएगा। ux डैश इज dx डैश बाई dt, uy dash is dy by dt, dy dash by dt, and uz dash is dz dash by dt. Also
एक्स डैश इज एक्स माइनस वी टी, वेर वी इज द फ्रेम की वेलोसिटी, फ्रेम मतलब बस की फ्रेम की मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी है ना, मूविंग फ्रेम है ना। और y डैश y है, z डैश z है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में, कोऑर्डिनेट गैलीलियो के कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लिसन, देयरफॉर ux डैश इज नथिंग बट d by dt ऑफ x माइनस vt, uy डैश इज नथिंग बट d by dt ऑफ y डैश, सॉरी y डैश के अंदर y आएगा, एंड व्हाट uz डैश इज नथिंग बट d by dt ऑफ z डैश के बाद z आएगा, z डैश के बाद z, बराबर है। सो देयरफॉर ux डैश इज dx by dt माइनस v, क्योंकि एक बार इसका होगा डेरिवेटिव dx by dt और एक बार डेरिवेटिव इसका होगा, तो v कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बस की स्पीड फिक्स है ना, बाहर आ जाएगी, और dt by dt 1 हो जाएगा। अरे मतलब dt by dt 1 का मतलब वो कैंसिल करके 1 नहीं होता है, dt by dt ये जो डेरिवेटिव है टाइम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 1 होता है, ठीक है, डिवाइड करके 1 नहीं हुआ है वो डेरिवेटिव लेके 1 हुआ है। चलिए एनीवे ये तो बचकाना बातें हैं, मैं क्या बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ui डैश इक्वल्स टू ui आ गया एंड uz डैश इक्वल्स टू uz आ गया। देखिए ध्यान से, इसकी शक्ल dy by dt किससे मैच करती है, ui से, uz डैश की शक्ल किससे मैच करती है, uz से, समझ गए। लेकिन इसकी शक्ल कुछ अलग है, तो ux डैश इज ux माइनस v, तो ये हो गई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। कैन यू सी दैट? सो लिसन, अब फिर से हम लोग चीजें रिपीट करेंगे। क्या चीज रिपीट करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पे लिखूं, दिखेगा, दिख रहा है, एक्स डैश इनवेरिएंट है नहीं, एक्स डैश इनवेरिएंट नहीं है, मतलब एक्स इनवेरिएंट नहीं है, समझ लो, एक्स बदल जाता है, एक्स माइनस वी टी बन जाता है ना, एक्स डैश इज एक्स माइनस वी टी, एक्स इनवेरिएंट नहीं है, और यू एक्स भी इनवेरिएंट नहीं है। बाकी इन दोनों को छोड़ के y इनवेरिएंट है, क्योंकि y डैश का से y रहता है, z इनवेरिएंट है क्योंकि z डैश का z रहता है, टाइम इनवेरिएंट है क्योंकि t डैश का t रहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ इनवेरिएंट है क्योंकि ma का ma ही रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इनवेरिएंट है क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, जो भी हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, वो वहां पे भी सेम आता है, किसमें, pi डैश इक्वल्स टू pf डैश, अरे जो pi इक्वल्स टू pf है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, वो वहां भी सेम आता है। अरे आया ना भी सेम, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। फिर स्पेस जो हमने निकाला था वो भी इनवेरिएंट है, फिर जो टाइम इंटरवल निकाला था वो भी इनवेरिएंट है, मास जो निकाला था वो भी इनवेरिएंट है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब इनवेरिएंट है। अरे हाँ क्या ना, अकल के पुतलो, समझ पा रहे हो? तो ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी। सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द कोऑर्डिनेट्स। तो आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की वो पहले वाली डेरिवेशन करना पड़ेगी, उसमें ऐड करके आएगा ऑल्सो फाइंड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वेलोसिटीज, तो उसमें ये आपको ऐड करना पड़ेगा। बस 5 मार्क का खत्म। 10 मार्क का आया तो बहुत कुछ आ सकता है कि फाइंड द Galilean transformation for coordinates, for velocities, for acceleration, and also prove that law of conservation of momentum is invariant under Galilean transformation। बस, तो सवाल 10 मार्क का आएगा तो ऐसे आएगा, समझ गए? ये हो गया वेलोसिटी का। अब हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन, Galilean transformation for acceleration। सो वेलोसिटी जो अपनी आई, ux डैश इज ux माइनस vi, uy डैश इक्वल्स टू ui आया, और uz डैश इक्वल्स टू uz आया। हाँ क्या ना भैया, 10 सेकंड पहले की बात है। तो अब हम लोग को क्या करना है? अरे ये आया ना ट्रांसफॉर्मेशन, भाई आया कि नहीं आया? सो अब ये तो ट्रांसफॉर्मेशन आया था, बाय द वे ट्रांसफॉर्मेशन। अभी एस फ्रेम के अंदर लिसन वेरी वेरी केयरफुली, एस फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन कैसा होगा? ax इक्वल्स टू dux बाई dt। अरे यही होगा ना, एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? तो ax इज dux बाई dt, ay इक्वल्स टू
डी यू वाई बाई डी टी एंड ए जेड इक्वल्स टू डी यू जेड बाई डी टी, ऐसा ही होगा ना। और एस प्राइम फ्रेम में कैसी उसकी शक्ल होगी, ए एक्स डैश इज व्हाट, डी यू एक्स डैश बाई डी टी डैश, ए वाई डैश इज व्हाट, डी यू वाई डैश बाई डी टी डैश, और ए जेड डैश इक्वल्स टू व्हाट, डी यू जेड डैश बाई डी टी डैश। अरे हाँ के ना। सो बट टी डैश और टी सेम होते हैं, एंड यू एक्स डैश की वैल्यू ये, यू वाई डैश की वैल्यू ये, और यू जेड डैश की वैल्यू ये, तो वो तीनों वैल्यू यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अरे यहाँ पर हम लोग ने एक्सेलेरेशन की इक्वेशन लिखी, अब ये सब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना इसमें, समझ रहे हो। सो देयरफॉर ए एक्स डैश इज डी बाई डी टी, डी टी डैश नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि टी डैश और टी सेम है, टी डैश और टी सेम है, समझ रहे हैं, हाँ क्या ना। सो ए एक्स डैश इज डी बाई डी टी ऑफ यू एक्स डैश की यहाँ पे लिखूंगा यू एक्स माइनस वी, यू एक्स माइनस वी। ए वाई डैश की यहाँ पे लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ यू वाई डैश की जगह पे क्या आएगा, यू वाई, सिर्फ यू वाई आएगा। और ए जेड डैश की यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, यू जेड, करेक्ट, यू जेड डैश की जगह पे यू जेड आ जाएगा। सो देयरफॉर ए एक्स डैश इज डी यू एक्स बाई डी टी माइनस जीरो। जीरो क्यों आया, बिकॉज बस की स्पीड v कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अरे बस की स्पीड कांस्टेंट है ना, फ्रेम की स्पीड कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रही है फ्रेम वो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर ए वाई डैश सेम, ए जेड डैश सेम है ना, ए जेड डैश भी सेम आएगा। तो यहाँ पे फाइनल लिख रहा हूँ ए एक्स डैश इज नथिंग बट ये क्या है, ये क्या है, ए एक्स है ना। अरे ये क्या चीज़ है, ए एक्स है। ए वाई डैश इज ए वाई एंड ए जेड डैश इज ए जेड। सो अब यहां पर लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। सो मास इनवेरिएंट है, एक्सीलरेशन इनवेरिएंट है। देखो ना, एक्सीलरेशन है, कोई भी कंपोनेंट बदलता नहीं है, सब कंपोनेंट सेम है। ए एक्स डैश ए एक्स सेम, ए वाई डैश ए वाई सेम, ए जेड डैश ए जेड सेम। मास बदलता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मास नहीं बदलता, एक्सीलरेशन नहीं बदलता, तो एम ए नहीं बदलेगा, वो तो हम पहले साबित कर चुके हैं। यहां पर स्पेस का कैसे निकाला था, भूल गए, स्पेस लास्ट एपिसोड में, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, उससे निकाला था। स्पेस भी इनवेरिएंट है, टाइम इंटरवल भी इनवेरिएंट है, टाइम तो इनवेरिएंट था ही, y तो इनवेरिएंट था ही, z तो इनवेरिएंट था ही। समझे कि नहीं समझे? आई होप किसी की खोपड़ी में बातें घुस रही कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ आखिर। वेलोसिटी वेरिएंट थी, उसके बाद भी ये इनवेरिएंट है, ये इनवेरिएंट है उसके बाद भी, जबकि वेलोसिटी बदल रही थी, है ना। अरे देखो ना, यहीं पे दिख रहा है वेलोसिटी बदल रही है, एक्स कंपोनेंट, बट फिर भी ये लॉ सच है हमेशा। इज दैट राइट मिस्टर शादाब? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं बेटा? तो अब फाइनली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फोर्स देख लेते हैं। सो फोर्स वाला जो है, आज लग रहा है लेक्चर जल्दी स्टॉप करना पड़ेगा, पूरा गला मेरा दर्द करने लगे। एनीवे, सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फोर्स। सो फोर्स के लिए तो लिसन एफ एक्स जो है वो कुछ तो होगा, जिसे हम कहेंगे व्हाट, एम डी ए एक्स बाई, ओ आई एम सॉरी एम व्हाट ए एक्स, है ना, एम ए एक्स। एंड एफ वाई के लिए क्या कहेंगे, एम ए वाई, और एफ जेड के लिए क्या कहेंगे, एम ए जेड। अरे हाँ क्या ना, अकल के बदलो, बराबर है। मास में एक्स वाई जेड मत लगा देना गलती से, मास तो स्केलर चीज है। अरे एक्सेलरेशन वेक्टर इसलिए एक्स वाई जेड लगाया उसमें, ठीक है। ये तो अपना हो गया एस फ्रेम में, एस फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम जो है उसमें ऐसा होना चाहिए, एफ एक्स डैश इज एम डैश ए एक्स डैश, एफ वाई डैश इज एम डैश ए वाई डैश, और एफ जेड डैश इज एम डैश ए जेड डैश। बराबर है? इज दैट राइट और रॉन्ग? इट्स परफेक्टली राइट। इसकी शक्ल इससे मैच करना चाहिए, है ना, तभी तो इनवेरिएंट होगा। देखते हैं मैच करती है कि नहीं करती है। बट एम डैश तो एम होता है, ये तो पहले साबित हो चुका है। और ये भी साबित हो चुका है कि ए एक्स डैश ए एक्स है, ए वाई डैश ए वाई है, और ए जेड डैश ए जेड है। अभी साबित किया है चंद सेकंड पहले, तो साबित हो गया। देयरफॉर एफ एक्स डैश इज नथिंग बट एफ एक्स। अरे यहाँ पे डाल दो ना यार, एम डैश की यहाँ पे एम डाल दो, ए एक्स डैश की यहाँ पे ए एक्स डाल दो, ये आ गया।
तो एफ एक्स डैश एफ एक्स है, एफ वाई डैश एफ वाई है और एफ जेड डैश एफ जेड है। तो ये हो गया आपका फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? समझे कि नहीं समझे? तो चलिए आइए फाइनली सब कुछ लिख देते हैं। तो एक्स डैश का फॉर्मूला बेटा क्या आया था, याद करो। एक्स डैश क्या आया था? एक्स माइनस वी टी, बराबर। एक्स डैश एक्स माइनस वी टी आया था। वाई डैश क्या आया था? वाई आया था। जेड डैश क्या आया था? जेड आया था। और टी डैश टी था। ये तो हो गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट्स बराबर देखो वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद में आ जाते हैं वेलोसिटीज। सो वेलोसिटीज में आ जाते हैं तो क्या था? यू एक्स डैश इज यू एक्स माइनस वी। यू एक्स डैश क्या था? यू एक्स माइनस वी। फिर यू वाई डैश क्या था? यू वाई। यू जेड डैश क्या था? यू जेड। फिर आ जाते हैं एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशंस, जितने भी एक्सीलरेशन है एक्स वाई जेड वाले। तो ए एक्स डैश इज ए एक्स, ए वाई डैश इज ए वाई, ए जेड डैश इज ए जेड। फिर आ जाते हैं फोर्सेस पर। फोर्सेस में क्या था? एफ एक्स वट डैश इज एफ एक्स, एफ वाई डैश इज एफ वाई एंड एफ जेड डैश इज एफ जेड। फिर एक ही मास था तो मास के लिए था m डैश इक्वल्स टू m। आगे ना आगे के बदलो। टाइम को भी मैंने कोऑर्डिनेट में ले लिया, हालांकि अलग से आप चाहें तो टाइम भी लिख सकते हैं। मास का लिख दिया, टाइम का लिख सकते हैं आप। ये हो गया। अच्छा एक मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा भार का भी, जो अभी आया नहीं है बट आगे आगे खाली बस डायरेक्टली आएगा और डायरेक्टली चला भी जाएगा, मतलब इसमें कुछ डिस्कशन करना नहीं है। चार्ज का भी, जो चार्जेस जो भी रहते हैं वो भी इन्वेरिएंट रहते हैं। तो क्यू डैश इज क्यू, चार्ज भी इन्वेरिएंट रहता है। एनीवे तो हाँ एक और वो मैंने डालना भूल गया। तो चार्जेस का भी हो गया, ठीक है। एंड बाकी तो लॉज तो हैं ही। तो लॉज में जैसे कि आप एक लॉ ले सकते हैं, कौन सा? न्यूटन सेकेंड लॉ। सो न्यूटन सेकेंड लॉ वो तो इन्वेरिएंट है ही। एफ इक्वल्स टू एम ए बन जाता है एफ डैश इक्वल्स टू एम डैश ए डैश, और वो भी सेम एम ए जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। तो इट इज सेम एज एफ। सो लॉ इन्वेरिएंट है, सेम ही दिखता है। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में गया तो भी सेम ही दिखता है, मॉडिफाई नहीं होता है। वैसे ही आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ले सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एनर्जी वाला क्यों नहीं लिया? अभी जब मुंह से मेरे एनर्जी वर्ड निकल ही गया तो एनर्जी वाला क्यों नहीं लिया? उसके पीछे एक वजह है, वो वजह आपको आने वाले लेक्चर्स में मालूम पड़ेगी, डोंट वरी। बट मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो बेसिकली चीज़ें चाहिए जो लगती हैं वो सारी की सारी इसमें कवर्ड है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो ये भी बेसिकली m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 जो है वो बदल के भी ऐसा ही रहता है। m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, उसका शक्ल यही रहती है। मतलब कहने का मतलब ये m1 v1 डैश एंड m2 v2 डैश। तो बेसिकली जब आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पे घुसाएंगे तो सेम ही दिखता है, मतलब बदलता नहीं, सेम, इट इज एग्जैक्टली सेम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में कोई भी फर्क नहीं आता है। सो ये आपके हो गए न्यूटन के हिसाब से। लेकिन अब अगले एपिसोड में जो चीज़ चलेगी वो ये चलेगी कि ये तो क्या न्यूटन मैकेनिक्स जो कि न्यूटन के और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फिट बैठता है, लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करते हैं न्यूटन की थ्योरी पे नहीं बल्कि मैक्सवेल की थ्योरी पे, तो वहां क्या पंगा होता है, वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, वो हमें नेक्स्ट टाइम देखना है, जिसकी वजह से आइंस्टाइन पिक्चर में आता है। जैसे आप देखो आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन न्यूटन के लॉस के तो काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप घुसेंगे मैक्सवेल की थ्योरी में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, तो वहां पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे ब्रेक डाउन हो जाते हैं वो हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू।